सोचिए जरा, एक दुकान, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदने बेचने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे देश की सरकार कैसे बन गई। है ना कमाल की बात। चलिए आज इसी की कहानी को जरा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी ना बस 3 जरूरी मोड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले साल 1600, जब इस कंपनी की कह सकते हैं नींव रखी गई। फिर आता है 1757, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और आखिर में 1858, जब सत्ता सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर सीधा इंग्लैंड की महारानी के पास चली गई। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में कहना हो तो ये कुछ ऐसी है, वो मेहमान जो मकान मालिक बन बैठा। और ये सिर्फ आप जानते हैं इतिहास का एक पन्ना नहीं है। मजेदार बात यह है कि यहीं से हमारे आज के भारत के संविधान की नींव पड़नी शुरू हुई थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कंपनी की ग्रैंड एंट्री। जरा उस वक्त को याद कीजिए, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ मुगल बादशाहों का राज था। तारीख थी 31 दिसंबर साल 1600। लंदन में कुछ व्यापारी मिलकर महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का 15 साल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस चाहिए। अब ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस, जिसे चार्टर कहते थे, इसका सीधा मतलब था कि इंग्लैंड से कोई और कंपनी आकर इन्हें कंपटीशन नहीं दे सकती थी। खैर, महारानी ने इजाजत दे दी और बस इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। शुरू में तो इनका इरादा बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। वो भारत आए, मुगल बादशाह जहांगीर जैसे शासकों से परमिशन ली, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री मतलब एक तरह का गोदाम, और यहाँ के मसाले यूरोप में बेचकर खूब मुनाफा कमाया। मतलब वो बिल्कुल एक अच्छे मेहमान की तरह थे, घर के मालिक से पूछकर ही हर काम कर रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। अब मेहमान की नजरें घर पर टिक गई थीं, और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक व्यापारी के हुक्मरान बनने का सफर। और इस ट्विस्ट का नाम था 1757 की प्लासी की लड़ाई। कहने को तो ये एक जंग थी, पर सच तो ये है कि ये कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी सेना ने सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। बस इस एक जीत ने कंपनी की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दी। इस लड़ाई को जीतने के कुछ साल बाद 1765 में कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब ये कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स और लगान कंपनी वसूलेगी। अब जरा सोचिए, मेहमान के पास अब घर का सारा पैसा भी आ गया था और पावर भी। तो अब देखिए कि बदलाव कितना बड़ा था। 1757 से पहले कंपनी का काम क्या था? माल खरीदो, माल बेचो, सिंपल। लेकिन 1757 के बाद काम हो गया टैक्स वसूलो और कानून बनाओ। एक व्यापारी अब शासक बन चुका था। अच्छा, अब जब लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने देखा कि उनकी एक कंपनी तो भारत में राजा बनकर बैठ गई है, तो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, भाई अब इन पर लगाम कसनी पड़ेगी। और यहीं से शुरू हुआ कहानी का तीसरा हिस्सा, कंपनी की रूल बुक। तो हुआ ये कि 1773 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। ये कंपनी के लिए पहली ऑफिशियल रूल बुक थी। आप इसे ऐसे समझिए, एक प्राइवेट कंपनी अब भारत में जंगें लड़ रही थी, इलाके जीत रही थी, तो लंदन में सरकार को चिंता तो होनी ही थी। उन्होंने लगाम कसने के लिए ये कानून बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता पिता उस बच्चे के लिए नियम बनाते हैं जो क्लास का मॉनिटर बनते ही अपनी मनमानी करने लगता है। और ये देखिए, इस तरह के कानूनों के ड्राफ्ट और नोट्स तैयार किए गए ताकि कंपनी की हर एक हरकत पर नजर रखी जा सके। सच कहूं तो इतिहास को उसके असली दस्तावेजों में देखना हमेशा ही बहुत दिलचस्प होता है। इस कानून में 3 बड़े बदलाव किए। पहला, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में। दूसरा, कंपनी को अपनी हर रिपोर्ट सीधी ब्रिटिश सरकार को भेजनी पड़ती थी, मतलब अब कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा। और तीसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ताकि कानूनी मामलों को संभाला जा सके। तो कुल मिलाकर अब कंपनी को नियमों के दायरे में लाया जा रहा था। तो कंपनी का ये राज ये करीब 100 साल चला। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब मेहमान को घर से निकालने का वक्त आ गया था, और सीधे लंदन में बैठे असली मकान मालिक ने बागडोर अपने हाथों में ले ली। ये है हमारी कहानी का चौथा हिस्सा, बादशाह नहीं, अब रानी का राज। वो साल था 1858।
ठीक इससे 1 साल पहले भारत में 1857 का विद्रोह हो चुका था, जिसे हम पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहते हैं। इस क्रांति की आग ने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से हिलाकर रख दिया था और उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि भाई एक कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को अब नहीं छोड़ा जा सकता। तो ब्रिटिश संसद ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इसी के साथ कंपनी का खेल खत्म, गेम ओवर। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज यानी क्राउन का शासन था और जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो अब सीधा रानी का नुमाइंदा होता था। तो अब जब राज पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था, उन्होंने धीरे धीरे शासन के तरीकों में कुछ बदलाव करने शुरू किए। और पता है, यहीं हमें मिलती है सरकार में भारतीयों की पहली बहुत हल्की सी झलक। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। इसके तहत पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ चुनिंदा भारतीयों को कानून बनाने वाली काउंसिल में शामिल किया गया। लेकिन एक मिनट, ये बस नाम के लिए था, उनके पास कोई असली पावर वावर नहीं थी। इसे आप ऐसे समझिए जैसे स्कूल की मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स को बैठने तो दिया, पर उनकी राय कोई सुन ही नहीं रहा। फिर भी मानना पड़ेगा, ये एक शुरुआत तो थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो छोटे छोटे सुधार हो रहे थे, क्या ये सच में भारत को आज़ादी की तरफ ले जाने वाले कदम थे, या फिर ये सिर्फ राज करने का एक नया और शायद ज्यादा चालाक तरीका था? इस पर सोचिएगा जरूर।